हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। हम लोग कर रहे हैं माइंड मैप रिवीजन, है ना। अब इस माइंड मैप से हम लोग क्या निश्चित कर रहे हैं कि छोटे से टाइम में छोटे से नोट्स के साथ, क्रिस्प नोट्स के साथ, जिसमें कुछ भी मिस नहीं है बट वो क्रिस्प है, ताकि मतलब ऐसा लगता है ना कि इतना सारा पढ़ना है तो इतना सारा पढ़ना है ना लगे। इसलिए छोटे से फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चल रही हो। आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा हो, क्योंकि एंड मोमेंट में हमें चाहिए होता है माइंड मैप टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं माइंड मैप किसका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को यार पता है आरएनआर बैच चल रहा है, और जिसको नहीं पता है जाके संकल्प भारत की ऐप में आरएनआर बैच में एनरोल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर हम लोग करवा रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मिलेगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है वो है एसबी इंफिनिटी बैच। अगर आप संकल्प भारत की ऐप पे जाएंगे, सिलेक्शन कोड डालेंगे जब आप इसको एनरोल कर रहे हो, तो आपको जितने भी प्रीवियस बैचेस हमारे ऐप में प्रेजेंट है वो सारे का आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं समझ आया है, तो उसका फुल फ्लेज लेक्चर मिल जाएगा, क्रैश कोर्स मिल जाएंगी, और AITS NBTS जैसी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी मॉक टेस्ट देने में। और साथ के साथ उनके मिल रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। AITS NBTS के अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लास्ट मोमेंट पे होती है वो है PYQs। तो लास्ट 11 ईयर्स के PYQs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और उनके वीडियो सोल्यूशन भी। तो आप इस बैच में SB इंफिनिटी में जाके एनरोल करिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? आज के चैप्टर के साथ। ह्यूमन हेल्थ में आज का जो चैप्टर है, उसमें वो जो चैप्टर है वो कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है। टॉपिक्स क्या है? हेल्थ, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, फिर पूरा इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इन सारे टॉपिक्स में हम लोग को आज पढ़ना है। अब एनटीए ने कुछ 2 डिजीजेस के बारे में हमें और एक्सप्लेन वे में यहाँ पर पढ़ने के लिए बोला था, दैट इज चिकनगुनिया एंड आपका डेंगू। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में। ठीक है, अब यार देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है? हेल्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्लीट वेलबींग। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिजिकली हर्ट है, ठीक है, फिजिकली किसी को चोट लग गई है तो वो अनहेल्दी है ना। वो अनहेल्दी है ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई इंसान है जो कि मेंटली सही नहीं है, सोशली सही नहीं है, बिहेवियरली सही नहीं है, लेकिन वो फिजिकली सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हेल्दी है। वो भी हेल्दी है। हेल्थ क्या है? जब हम लोग देखते हैं किसी पर्सन का टोटल वेलबींग, उसको सोशली देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, बिहेवियरली देखते हैं, अगर इन सारे एस्पेक्ट में वो पर्सन हेल्दी है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, ये इंसान बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ठीक है, तो ये होती है हेल्थ। जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी पर्सन का क्या देख रहे हैं? टोटल वेलबींग देख रहे हैं। ठीक है, अब इस हेल्थ को खराब करने के लिए सबसे पहले कौन आता है? इस हेल्थ को खराब करने के लिए हमारी बॉडी में होती है डिजीजेस। अब ये डिजीजेस क्या है? बेसिकली जब हम लोग डिजीजेस की बात करते हैं, जब हमारे बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन क्या करता है? काम करना बंद कर देता है, या जो काम दे रखा है उसको सफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, या जो काम दे रखा है उसको ज्यादा ही कर रहा है। ये सारे केसेस में आते हैं क्या? आपकी डिजीजेस, और इसके कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फीवर हो जाता है, रैशेस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है, ढंग से चल नहीं पाते हो, फटीग हो जाता है। ये सारी चीजें कहाँ आ रही है? ये सारी की सारी चीजें आती है डिजीज के सिम्टम्स से। अब हमने डिजीज को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। वहीं पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है कैंसर, जो एक ही इंसान में रहेगी, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, तो हम लोग उस डिजीज को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब
कोई डिजीज आ रही है, हमारी बॉडी इतनी केपेबल है कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकती है, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ सकती है। हमारी बॉडी इतनी केपेबल है यार, ठीक है। तो यार देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जिससे वो क्या कर सके, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ सके, फाइट कर सके, ताकि वो तुम्हारी बॉडी को बचा सके। तो हमारी बॉडी के पास ये है कैपेबिलिटी कि वो किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट आपको बचा सकता है। उस कैपेबिलिटी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, उस कैपेबिलिटी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है यार। अब यार जब हम लोग इम्यूनिटी वर्ड कुछ नया नहीं है हम लोग के लिए, है ना। कोरोना जब से आया है तो हर बच्चे को पता है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यून कैसे रहना है, क्योंकि उस समय पे इतनी सारी टेक्निक्स आ गई थी कि यार ये कर लो तो इम्यून हो जाओगे, ये कर लो तो इम्यून हो जाएगी, ये वाली दवाई खाओ, है ना, ये वाली कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जब हम लोग बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, ये जो इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ हम लोग लेके आए हैं, है ना, बाय बर्थ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इस इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है यार, देखो नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मान लो एक पैथोजन आ रहा है, एक पैथोजन आ रहा है, उधर से भगा चला आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, मतलब अगर कोई सा भी पैथोजन आएगा ये उसको रोकने की कोशिश करेगी, ये उसको मारने की कोशिश करेगी। ये ऐसा नहीं करेगी कि यार ये वाला आएगा तो ही मारूंगी, ये वाला आएगा तो ही मारूंगी, ये वाला आएगा तो मैं नहीं मारूंगी, बाकी देखे, ठीक है, ये ऐसे नहीं करेगी, ठीक है। ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। अब इस इम्यूनिटी में हम लोग क्या है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, यानी कि कुछ चीजें हम लोग बाय बर्थ अपने अंदर लेके आए हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी होती हैं, वो क्या होते हैं, कुछ बैरियर्स लेके आए हैं। बैरियर्स का मतलब क्या है कि हम लोगों ने बैरियर क्रिएट कर दिए हैं कि फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो उनमें से एक बैरियर है क्या, फिजिकल बैरियर। सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर क्या है यार, आपकी स्किन, है ना। स्किन के वजह से आप काफी सारी चीजों से क्या रहते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो। उसके अलावा म्यूकोसा, इनर लाइनिंग्स जो है आपकी बॉडी की, वो म्यूकोसा से क्या है, बिल्कुल ही फिल्ड है ना, म्यूकोसा से बनी हुई है, म्यूकोसा वहां पर प्रेजेंट है जो किसी और दूसरे फॉरेन पार्टिकल को नहीं आने देता है। फिर दूसरे टाइप ऑफ बैरियर्स आर फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि लाइसोजाइम हो गया, है ना, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया। इन सारी चीजें क्या कर रही है, सलाइवा में जो ये लाइसोजाइम प्रेजेंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, कोई पार्टिकल आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया आया, तो उसको वो वहीं पर खत्म कर देगा, ठीक है। पेट में HCl हो गया, HCl की अगर हम लोग बात करें, कोई माइक्रोब आया है, कोई पैथोजन खाने के साथ आ गया है, तो वो उसको वहां पर खत्म कर देगा। तो उनका काम क्या हो रहा है, वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मार रहा है, वो हमारी बॉडी में रहने नहीं दे रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। फिर होते हैं कुछ सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स का क्या मतलब है कि यार कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी को इंपैक्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल्स होते हैं जो कि होते हैं फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का क्या मतलब हो जाता है, जो फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि खा जाते हैं, मार देते हैं। नेक्स्ट होते हैं नॉन फैगोसिटिक सेल्स। कुछ नॉन फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं जो किसी और एक्टिविटीज की तरह का यूज करके उस फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे अंदर नहीं रहने देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे एक तरह के सेलुलर बैरियर्स है। क्या है, सेलुलर बैरियर्स है। फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर में क्या आता है यार, साइटोकाइन बैरियर्स आते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि टिश्यू है। अब यहां पर एक सेल को क्या हो गया है, एक सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। तो वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या है, इंटरफेरॉन। अब इनमें दोस्ती इतनी तगड़ी है ना, इनमें दोस्ती इतनी तगड़ी है यार कि
ये क्या करते हैं, अगर जो सेल इन्फेक्ट हुआ है ना, वो इंटरफेरॉन पता है क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि दूसरे वालों को, वो दूसरे बाकी जो बचे हुए सेल्स हैं जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए उनको बचा सके। कैसे? इंटरफेरॉन क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग फैक्टर, जो उस वायरस का के इन्फेक्शन को लिमिट कर देता है, ताकि उसके साथ वाले दोस्त, उसके साथ वाले सेल्स इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरफेरॉन्स। अब इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। फिजिकल और ये चारों बैरियर एक तरफ दे दिया जाएगा, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है हमारे पास अक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जब हम लोग अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, अक्वायर करना क्या होता है कि हमने लाइफ टाइम में उस इम्यूनिटी को अक्वायर किया है, हमारे साथ पहले से प्रेजेंट नहीं थी, हमने उसको अक्वायर किया है। इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है ना, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। इसको पता है कि अगर ये वाला पैथोजन आएगा तो मैं मारूंगी, ठीक है, ये वाला आएगा तो मैं मारूंगी। ठीक है, तो इन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया है ताकि हर काम अच्छे से हो, है ना। टीम ऐसा ही होता है ना, हम लोग टीम में क्या करते हैं, हम लोग काम को डिवाइड कर लेते हैं ताकि हर काम पे किसी एक पर्सन का पूरा स्पेशलाइजेशन हो, पूरा ध्यान लगा के वो काम करे, तो ओवरऑल वर्क, ओवरऑल प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बन के निकल के आता है। इन्होंने भी यही कर रखा है। तो ये क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है। दूसरी बहुत अच्छी चीज क्या है इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास, इसके पास है मेमोरी पावर। मेमोरी पावर से मतलब क्या है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करा था। ठीक है, हमारी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल एंटर करा, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो नया नया है, पहले तो जानेगी ना हमारी बॉडी की इसको कैसे मारा जा सकता है। ठीक है, अब पहली बार मार दिया, चलो ठीक है, थोड़ा देर लगी लेकिन मार दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब कभी भी जिंदगी में जब वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा, तो हमारी इम्यून सेल्स को याद होगा कि इसको मैंने इस तरह से मारा था, तो वो तुरंत ही क्या करेंगे, उसको मारने में लग जाएंगे। तो अब उनको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उन्हें पता है कि कैसे मारा जाएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं, इसके पास क्या है, डाइवर्सिटी है। ये पहचानता है, ये हर सेल को पहचान लेगा कि इस वाले सेल को इसने मारा था, इस वाले सेल को इसने मारा था, तो ये पहचान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ये हमारे बॉडी के सेल्स और दूसरे बॉडी सेल्स में डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेशन यार खराब चीज है, ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करा करो, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। हमारी बॉडी को कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन सेल पसंद ही नहीं है अपने अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी को सिर्फ अपने सेल से प्यार है, और ये अपने सेल्स और दूसरे सेल्स में क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। इसको अपने और पराये के बीच में फर्क पता है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी भी क्या है यार, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास है। ठीक है, अब मैंने बोला यार कि जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा, है ना, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा, तो उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी इम्यूनिटी उसके खिलाफ जब वर्क करेगी, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होगा, है ना। क्योंकि अभी हमारी बॉडी क्या कर रही है, सीख रही है ना, हमारी बॉडी क्या कर रही है, सीख रही है, तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा, लो इंटेंसिटी का होगा। और कौन सी एंटीबॉडी वो रिस्पॉन्स कराती है, IgM। प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी IgM वाली इम्यूनिटी एंटीबॉडी। ठीक है, अब जैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में इन एक्चुअल होता क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में आपके इफेक्टर बी और टी सेल्स रिलीज होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं। ठीक है, इफेक्टर बी और टी सेल्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं। मेमोरी सेल्स वो सेल्स हैं जो अपने दिमाग में बसा लेते हैं कि ये वाला पैथोजन जब आया था, तो अगली बार जब ये दोबारा आएगा तो मेरे को ऐसे करके फाइट कराना है, इस वाले सेल को भेजना है। ठीक है, तो कुछ होते हैं क्या, मेमोरी सेल्स, और कुछ होते हैं इफेक्टर बी और टी सेल। इफेक्टर बी और टी सेल जाके करते हैं लड़ाई, और ये सब कुछ याद रखते हैं, ये पॉपकॉर्न लेके बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं, और बढ़िया याद रखते हैं कि यार ये हुआ था। ठीक है, अब ये जो मेमोरी सेल्स है, ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में जाके स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब जब दोबारा आएगा हमारा सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, तो अब हमारे मेमोरी सेल्स को सब याद है, उस पैथोजन के
के खिलाफ में हमारे पास पहले ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो उसके खिलाफ लड़ सकती हैं। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा आएगा तो अब उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। कैसे? अब हमें पहले से ही पता है कि इसको कैसे मारा जा सकता है। तो कैसे होगा? जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा, बी और टी सेल्स डिवाइड हो जाएंगे ताकि वो इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस कर सके। इफेक्टर सेल्स क्या करेंगे? इफेक्टर सेल्स जाके उनको मारेंगे। उनको क्या करेंगे? मारेंगे। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है क्योंकि हमारी बॉडी पहले ही तैयार बैठी है। हमारी बॉडी क्या है? पहले ही तैयार बैठी है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। और कौन सी एंटीबॉडीज हैं यहाँ पर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आईजीजी। प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? आईजीएम, और आईजीजी क्या कर रही है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोनों ही तरह के रिस्पॉन्स, चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे वो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, वो दोनों रिस्पॉन्स कौन दे रहे हैं? बी और टी लिम्फोसाइट्स दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? बी और टी लिम्फोसाइट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये जो बी और टी सेल से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, दो तरह की होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो ये क्या है? ये क्या है? ये वो इम्यूनिटी है जो टी लिम्फोसाइट से, टी सेल से हमें मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर चार तरह के टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं टी किलर सेल्स, एक होते हैं टी हेल्पर सेल्स, एक होते हैं टी सप्रेसर सेल्स और दूसरे चौथे होते हैं टी मेमोरी सेल्स। अब देखो क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है टी किलर सेल्स का क्या मतलब होगा। टी किलर सेल्स क्या कर रहे होंगे? मार रहे होंगे। किलर हैं भाई, मारेंगे, ऐसे आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे, है ना। ये क्या करते हैं? मारने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? आपके नेचुरल किलर सेल्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? नेचुरल किलर सेल्स। फिर दूसरे होते हैं टी हेल्पर सेल्स, जो उस किलर की हेल्प कर रहे हैं कि यार वो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो ये वो भाई है जो जाके हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये टी हेल्पर सेल्स बी लिम्फोसाइट्स को भी हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी सेल्स उसकी हेल्प करते हैं। और कौन से वाले टी सेल्स? टी एच सेल्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं टी सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर क्यों चाहिए हमें यहाँ पर? मान लो यार लड़ाई हमारे अंदर हो रही है ना, फॉरेन पार्टिकल और हमारे सेल्स के बीच में लड़ाई हमारे अंदर हो रही है। अब ज्यादा लड़ाई होगी तो हमारी बॉडी पे भी उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा। तो कोई ना कोई लड़ाई रोकने वाला होना चाहिए, है ना। हर ग्रुप में भी होता है कि दो बंदे लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा बिल्कुल काम डाउन होके उसको सप्रेस कर देता है, बोलता है बड़ा भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। तो वो क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो यहां पर भी होते हैं क्या? टी सप्रेसर सेल्स। और फिर होते हैं चौथा जो बंदा होता है ग्रुप का, वो क्या है? वो सब कुछ याद रखता है ना। वो सब कुछ याद रखता है। वो बैठ के साइड में पॉपकॉर्न देखते हुए सारी लड़ाई नोटिस कर रहा होता है और वो सामने वाले ग्रुप के हर सेल को अपने दिमाग में बसा लेता है। और अगर दोबारा वो ग्रुप हमसे लड़ाई करने आएगा तो ये इसको याद रहेगा कि ये भाई ये पहले भी आ रखा है, इसको ऐसे करके मार सकते हैं। तो यहां पर होते हैं चौथे टाइप ऑफ सेल्स जो कि होते हैं टी मेमोरी सेल्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी की या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल यानी कि फ्लूइड, है ना, ह्यूमोरल यानी कि फ्लूइड। तो इधर पर होता क्या है? यहां पर जब पैथोजन एंटर करता है तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स और फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। ठीक है, अब कुछ सेल्स तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कुछ सेल्स बेचारे डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, लेकिन मेन रोल इनका है ये जो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, वो कैसे होते हैं? वो मेमोरी सेल्स की तरह बहुत सालों तक याद करवाने में हेल्प करते हैं। वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर दी मेमोरी सेल्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि यार कैसे पता लग रहा है कि ये वाला सेल मेरा नहीं है,
दूसरा सेल जब आता है ना, तो उसके सरफेस पे भी क्या है, एक एंटीजन मार्क होता है। ये एंटीजन से पता लगता है कि यार ये मेरा सेल नहीं है, और यही एंटीजन है जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो एंटीजन्स क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगे तो हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन होगा किसका, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का। यानी कि एंटीजन देखते ही हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यार ये एंटीबॉडी मैं बहुत देर से बोल रही हूं, ये बेचारी एंटीबॉडी है क्या। जब हम लोग एंटीबॉडी की बात करते हैं, इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो हमारी बॉडी में लड़ रहे हैं, ये वो सैनिक है जो हमारी बॉडी में लड़ रहे हैं फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे करके वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। दो तरह की चेन्स प्रेजेंट होती है, दो हैवी चेन्स प्रेजेंट होती है और दो लाइट चेन्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2L2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल पोर्शन होता है, और नीचे वाला पोर्शन होता है कांस्टेंट। ऊपर वाला वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हर बार सेम एंटीजन थोड़ी आएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट भी तो अलग अलग होंगी, हर एंटीजन सेम शेप का तो नहीं होगा, तो इसलिए ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और वो वेरिएबल पोर्शन होता है। अब इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, पैराटोप्स भी बोलते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और उनके पैराटोप्स भी डिफरेंट है, किसी में 2 पैराटोप है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, इस तरह से पैराटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग एंटीबॉडीज की बारे में बात करते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, पहले तो ये दोनों चेन्स हैं, H2 और L2 आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, और कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, IgG, ये टोटल में से 75% जो एंटीबॉडीज हैं वो कौन सी हैं, IgG वाली है। ठीक है, ये वो एंटीबॉडीज हैं सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, फैगोसाइट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रोफिल से बाइंड होते हैं। ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस करके भी जा सकती है, यानी कि मदर की बॉडी से अपने फीटस की बॉडी में भी जा सकती हैं ये वाली एंटीबॉडीज। कौन सी, IgG वाली। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं 2 पैराटोप्स, यानी कि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट जो है वो है IgA। IgA कितनी होती है, 15% होती है। अब इसके पास 4 पैराटोप प्रेजेंट है, यानी कि 4 एंटीजन आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मिलती हैं, हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोलोस्ट्रम के अंदर IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज मिलती है। ठीक है, और कहाँ मिलेगी, ये मिलती है आपको म्यूकस में, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको इस तरह की एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है IgM क्या होती है, 7 to 10% है, और ये वो एंटीबॉडीज है जो सबसे आगे रहने की कोशिश करती है। बोलती है पैथोजन आ गया है, मैं जाऊंगा सबसे पहले, इसको मारना है, मैं जाऊंगा सबसे पहले। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये IgM वाली एंटीबॉडी है। ठीक है, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ये पेंटामर है, यानी कि 10 पैराटोप्स प्रेजेंट है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशियल अटैक के लिए, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है IgE, ये लेस देन 1% होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी में जो एलर्जीज हो रही हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, IgE वाली एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और यहां पर भी कितने पैराटोप प्रेजेंट है, 2 पैराटोप्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो एंटीबॉडी है वो है आपकी IgD भी लेस देन 1% होती है। ये क्या करती है, एक्टिवेट और सप्रेस करती है किसको, लिम्फोसाइट्स को, और इसके पास भी 2 पैराटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 तरह की क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं।
अब एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन के आते ही एंटीबॉडी बन रहा है और एंटीबॉडी पे एक एंटीजन बाइंडिंग साइट भी है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। ये इंटरैक्शन हो सकता है एग्लूटिनेशन से, यानी कि सब कुछ चिपक गए हैं, ठीक है, लाइसिस करवा के, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन करा के या अडेरेंस करा के और न्यूट्रलाइजेशन करा के। इन चार तरह से क्या हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये हम लोगों ने फर्दर भी क्या कर रखी है, डिवाइड कर रखी है। किसमें, एक्टिव और पैसिव में। दो तरह की एंटी इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव होती है बच्चों और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों है? एक्टिव यानी कि खुद की मेहनत से एंटीबॉडी बनाई है। अब जब खुद की मेहनत से एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो ज्यादा टाइम तक रहेंगी, ज्यादा टाइम तक अच्छा रिस्पॉन्स देंगी, है ना। तो उन तरह की इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ये भी दो तरह की होती है, कि नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे? नेचुरल वो होती है, आपकी बॉडी में पैथोजन आया, आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाई, तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे कि यार ये वाली जो एंटीबॉडीज है ये एक्टिव इम्यूनिटी का रिजल्ट है। क्या है? एक्टिव, आपकी बॉडी ने खुद मेहनत करके वो एंटीबॉडीज बनाई है, तो वो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहां पर ये होगी नेचुरली, क्योंकि खुद इन्फेक्शन आया था, ठीक है, खुद इन्फेक्शन आया था, ये होगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कुछ आर्टिफिशियल भी होती है। अब आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? अब देखो यार, वैक्सीन्स बनाते हैं, वैक्सीन्स में हम लोग क्या करते हैं, एक वीकेंड पैथोजन डालते हैं बॉडी के अंदर। अब तुम लोगों ने भी बहुत सारी वैक्सीन लगाई थी, वो वैक्सीन में होता क्या है, वीकेंड पैथोजन तुम्हारी बॉडी में डाल दिया जाता है, जबरदस्ती डाला जा रहा है, आर्टिफिशियली डाला जा रहा है। वो वीकेंड पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी। तो तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडीज कब बनाई है? जब आर्टिफिशियली हमने इन्फेक्शन करवाया है, तब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन बनाई खुद से है एंटीबॉडीज, इसलिए क्या है, एक्टिव है, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव। पैसिव यानी कि हमें किसी और ने काम किया था और हमें उसका फल मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी दो तरह की होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है आईजीजी। आईजीजी वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, यानी कि बनी कहां थी, बनी कहां थी, मदर की बॉडी में थी। मदर ने खुद बनाई थी आईजीजी वाली एंटीबॉडी, लेकिन वो किसको उसने ट्रांसफर कर दी, अपने बच्चे को कर दी। माँ ऐसी होती है ना, सब कुछ मतलब वो चाहती है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अपने बच्चे को दे दे। तो आईजीजी वाली एंटीबॉडी भी मदर ने क्या करी, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को दे दी। अब बच्चे के पास जो एंटीबॉडी आई है वो क्या आई है, वो किसी और ने बनाई थी, बच्चे ने तो कोई मेहनत नहीं करी उसमें। तो इस तरह की एंटीबॉडीज को, इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जब हम लोग उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। अब ये दो तरह की होती है, एक है नेचुरल, नेचुरल होगी मदर से मिली तो नेचुरल होगी, मदर ने नेचुरली खुद बनाई थी और फिर उसने अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दी। दूसरी कोलोस्ट्रम से जो आईजीए एंटीबॉडीज मिलती है, वो भी मदर ने खुद अपनी बॉडी में अपने मन से बनाई थी, नेचुरली बनाई थी, है ना, किसी और ने जबरदस्ती नहीं बनवाई थी। लेकिन वो आईजीए एंटीबॉडीज कहां दे दी गई, किसको दे दी गई, बच्चे को दे दी गई। तो बच्चे के लिए वो पैसिव है और नेचुरल इम्यूनिटी है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के दो एग्जांपल कौन कौन से हो गए, आईजीजी और आईजीए जो कोलोस्ट्रम से मिल रहा है। अब यहां पर आर्टिफिशियल केस भी आते हैं। आर्टिफिशियल केस क्या होते हैं कि हमने जैसे स्नेक वेनोम्स बनते हैं, है ना, एंटी स्नेक वेनोम्स बनते हैं, एंटी टिटनस बनता है। क्या होता है, हमने किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या करा, आर्टिफिशियली इन्फेक्शन कराया, वहां से हमने एंटीबॉडीज बनाई और वो एंटीबॉडीज अब हम लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, सॉरी। तो उस तरह की आर्टिफिशियल एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है, कि तुमने कोई मेहनत नहीं करी, किसी और की मेहनत थी, तुम्हें फल मिल गया है, ठीक है। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी होती हैं जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, एक वीकेंड पैथोजन डाला जाता है हमारी बॉडी में, एक इनएक्टिवेटेड पैथोजन डाला जाता है, और जब वो पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो कुछ मेमोरी सेल्स भी बनेंगे, ये मेमोरी सेल्स सब कुछ याद कर लेते हैं। तो जब वो असल में पैथोजन आता है तो उसका क्या किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है और उसको इमीडिएटली मार दिया
दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखी थी। अब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। ये है फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है। किसने बनाई थी? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसको हम लोग, जिनका नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। अब पहली ट्रू वैक्सीन की बात करें तो वो किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने बनाई थी। और वॉन बी बेरिंग ने पहली पैसिव इम्यूनिटी यूज करके, पैसिव इम्यूनिटी का यूज करके पहली वैक्सीन बनाई थी। किसकी बनाई थी? डिप्थीरिया की बनाई थी। किसने बनाई थी? वॉन बेरिंग ने बनाई थी, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्ट्स क्या होते हैं? ग्राफ्ट्स होते हैं वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज जो यूज करते हैं हम लोग फॉर ट्रांसप्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी की किडनी खराब हो गई, अब हमें किडनी चाहिए, तो हम लोगों ने किसी और की किडनी लगा के, किसी और की किडनी लाई और हमारी बॉडी में लगा दी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब यार, हमारी बॉडी को तो कोई दूसरा सेल भी नहीं भाता है ना। हमारी बॉडी में अगर कोई दूसरा सेल आ जाए वो भी उसे पसंद नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा ऑर्गन आ रहा है तो वो कैसे पसंद आएगा बच्चों? नहीं आएगा ना। तो उस तरह की इम्यूनिटी को, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जब हमने कहीं और से ली और कहीं लगा दी। अब यहां पर हमारी बॉडी में सबसे पहला जो चीज आती है ना, सबसे पहली चीज आती है कि हमारी बॉडी को मनाना, हमारी बॉडी को मनाना कि भैया यार इसे एक्सेप्ट कर ले, ये तेरी बॉडी के लिए अच्छा है ना। तो उसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करना चाहिए होता है। सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। अब यार, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सेम अलील्स ऑफ सेट ऑफ जीन्स। और यहीं पर जब हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की बात करते हैं तो साइक्लोस्पोरिन ए और कॉर्टिसोल उसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, मेजरली इसका विरोध कौन कर सकता है? इसका विरोध कर सकता है आपके टी सेल्स, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। और ये पूछा गया है, ये जो सेल मीडिएटेड वाला क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूं स्पेसिफिकली। अब अगर हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को देखें तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या क्या है? कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर क्या बन रहे हैं? जहां पर हो रही है ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहीं पर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑर्गन्स होते हैं दो में डिवाइडेड होते हैं, एक है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड में आ जाता है बोन मैरो और थाइमस, और वहीं पर सेकेंडरी में आते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो बात हो गई लिम्फोइड ऑर्गन्स की। नेक्स्ट है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है माल्ट। माल्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि 50% होता है पूरे लिम्फोइड टिश्यू का। यानी कि अगर हमारे पास 100% लिम्फोइड टिश्यू है, उसमें से 50% क्या है? माल्ट है। और बहुत बार पूछा गया है इन स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास लिम्फोसाइट होते हैं जो हमने पढ़े, बीओटी लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडीज होती हैं जो इन लिम्फोसाइट से बनती हैं, ठीक है। तो ये पूरा होता है क्या? यहां पर आपकी खत्म होती है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का एक पोर्शन रह गया है, वो क्या है? वो है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। अब इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में हम लोग दो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, एक है एलर्जीज और एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एलर्जीज क्या होती है? जब हमारी बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देती है ना, जब हमारी बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पांस देती है किसी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, उसको हम लोग कहते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटर करती है, मीडिएटर का काम करती है, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटर का काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये आईजीई क्या करती है? ये मास्ट सेल को बोलती है कि तुम हिस्टामिन रिलीज करो और सेरोटोनिन रिलीज करो। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? अब इस एलर्जी को रोकने का क्या सिस्टम है? कैसे रोका जा सकता है? एड्रेनलिन का यूज करके, स्टेरॉइड्स का यूज करके, एंटीहिस्टामिन का यूज करके। ये 3 ट्रीटमेंट आते हैं किसमें? आपके एलर्जिक ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। क्लियर है? पहली एलर्जी है ब्रोंकियल आस्मा।
इसमें क्या होता है, ये एक लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यहाँ पर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स में क्या आ जाता है, स्पाज्म आ जाता है, जिसके वजह से एक्सेस म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और क्या होता है, कफिंग और वीजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हे फीवर। हे फीवर किसके वजह से होता है, पॉलन ग्रेन के वजह से। यहां पर क्या होता है, म्यूकोजा ऑफ आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग एलर्जीज की बात करते हैं, वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें क्या हो रहा है, एलर्जन आ रहा है। एलर्जन क्या कर रहा है, हिस्टामीन को स्टिमुलेट कर रहा है और हिस्टामीन के स्टिमुलेशन से क्या हो रही है, वैसो डायलेशन हो जा रही है। वेसल्स क्या हो जा रही है, डायलेट हो जा रही है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जा रहा है और साथ की साथ क्या हो रहा है, ब्लड लीक होना शुरू हो जा रहा है। इसके वजह से अगर ये वाला जो एनाफाइलेटिक शॉक है, अगर ये बहुत खराब कंडीशन हो जाती है इसकी, तो किसी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि खुद के इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो गया। अब क्या डिसऑर्डर होता है, हमारे सेल्स के पास, हमारे इम्यून सेल्स के पास प्रॉपर्टी थी कि वो अपने और परायों में डिफरेंशिएट कर सकता था, लेकिन इम्यून सिस्टम में क्या हुआ, ये अपने और परायों में डिफरेंशिएट करना ही भूल गया। ये भूल ही गया कि ये सेल्स जो हैं अपने हैं, इन्हें संभाल के रखना है, इन्हें मारना नहीं है, है ना। आजकल वैसे भी बहुत सारे आप लोगों को केसेस सुनाई देते हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इस भाई ने उस भाई को मार दिया, इस बहन ने इसको जहर दे दिया, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, अपने सेल्स को भूल ही चुका है और अपने सेल्स को ही खत्म करने में लगा हुआ है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पहला मायस्थीनिया ग्रेविस। इसकी बात करते हैं तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके वजह से नर्व कंडक्शन कम हो जाता है और मूवमेंट नहीं हो पाती है ना, और मूवमेंट ऑफ मसल्स नहीं हो पाती है। इस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। वहीं पर हम लोग बात कर देते हैं किसकी, पर्नीशियस एनीमिया की। यहां पर क्या होती है, एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट CIF के अगेंस्ट क्या बनी है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, जिसके वजह से विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। अब अगर विटामिन B12 नहीं होगा अब्सॉर्ब, तो RBC की फॉर्मेशन में कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाशिमोटो डिजीज। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अपने थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बन गई है, जिसके वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहां पर क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही है, यहां पर इन्फ्लामेशन हो रही है किसकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन की, जिसके वजह से फ्लूइड का थिकनेस, साइनोवियल फ्लूइड का थिकनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या बन जाता है, जैसे ही फ्लूइड का थिकनेस इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है और यहां पर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, पैनस ग्रैन्यूल्स की। ये पैनस ग्रैन्यूल इकट्ठा होते हैं और कार्टिलेज की इरोशन स्टार्ट कर देते हैं, किसकी, इरोजन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इमूवेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो रही है, एंटीबॉडीज बन रही हैं किसके खिलाफ, इंसुलिन के खिलाफ। एंटीबॉडीज कब बन रही हैं, किसके खिलाफ, बी सेल्स के खिलाफ। अब ये जो बी सेल्स है पैनक्रियाज के, बीटा सेल्स है पैनक्रियाज के, ये इंसुलिन बनाते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाए, यानी कि इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज हमारी बॉडी में, जो भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर IDDM में क्या हो रहा है, इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट माइलिन शीथ, जिसके वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हो रही है। क्या हो रही है, जिसके वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हो रही है। नेक्स्ट है आपका स्किट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यहां पर क्या हो रहा है, जीन म्यूटेशन की वजह से ADA की डेफिशिएंसी हो रही है, और ADA की
अगर डेफिशिएंसी होगी तो इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एडीए जरूरी है बी और टी लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आ गया। यहां पर आपके इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किसके पास? कॉमन हेल्थ डिजीजेस के पास। अब हमारे पास जो कॉमन हेल्थ डिजीजेस है इसमें से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस की। बैक्टीरियल डिजीजेस यानी कि वो डिजीजेस जो कॉज हो रही हैं किसके वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्या है? टाइफॉइड है। कौन कॉज कर रहा है? सैल्मोनेला टाइफाई। अब ये कैसे आता है हमारी बॉडी में? ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठता है तो क्या होता है? हाई फीवर होती है, वीकनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक पेन होती है। इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? वाइडल टेस्ट होता है। इसको टेस्ट करने के लिए यूज कौन सा टेस्ट हो रहा है? वाइडल टेस्ट का यूज होता है। अब सबसे पहले ये टाइफॉइड फैला कैसे था? ये फैला था थ्रू मैरी मेलन, जिसको हम लोग टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया। इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एरोसोल इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन से कॉज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी को निमोनिया है, उसने छींक दिया, अब एरोसोल के थ्रू आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन आ गया। ठीक है, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। अब ये क्या करता है? ये एल्वुलाई को क्या करता है? एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है। वो एल्वुलाई जो आपकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कर रही है उसी को इन्फेक्ट कर देगा, जिसके वजह से फीवर इतना ज्यादा आता है। फीवर आता है विद चिल्स, साथ के साथ कभी कभी इतनी खराब कंडीशन हो जाती है कि ब्लूइश कलर के नेल्स होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्री, जो कॉज होती है बाय शाइजेला डिसेंट्री। इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लड हो रहा है और म्यूकस आता है स्टूल में। नेक्स्ट है प्लेग, जो कि कॉज होता है बाय यर्सीनिया पेस्टिस, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है डिप्थेरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया इसको कॉज कर रहा है और ये इफेक्ट करता है थ्रोट को और यहां पर होता है हाई फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है टिटनस। कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई और यहां पर हो जाती है लॉक जॉ। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पाती है ढंग से। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरल डिजीज है बच्चों। कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस। यहां पर आपका सिर्फ रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, लंग्स को कोई हार्म नहीं पहुंचता है और ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद है हेपेटाइटिस बी, जो कि कॉज होता है एचबीवी से और यहां पर हो जाता है लिवर डैमेज। लिवर डैमेज होगा तो जॉन्डिस जैसी कंडीशन भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ वायरल डिजीज, पोलियो जो कि इरेडिकेट हो चुकी है, इन्फ्लुएंजा, मम्स, रेबिस, सार्स, चिकन पॉक्स, ये सारी कुछ और वायरल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलमिंथिक डिजीज, यानी कि जो एक वॉर्म कॉज कर रहा है। सबसे पहला है एस्कैरिएसिस। कौन कॉज करता है? एस्कैरिस कॉज करता है। ये क्या है? ये एक तरह का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग कॉज करता है। ठीक है, और जिसके वजह से मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है और अनीमिया जैसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कॉज होता है बाय फिलेरियल वॉर्म। एलिफेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, नाम दे रखा है एलिफेंटियासिस क्योंकि क्या होता है इसमें लिम्फ नोड्स में क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके वजह से जो पैर वाला पोर्शन होता है वो पूरा स्वेल हो जाता है और वो कैसा हो जाता है? एक एलिफेंट के पैर के जैसा हो जाता है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर वैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे रखा है? एलिफेंटियासिस। और साथ ही साथ ये जेनाइटल ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है। कौन कॉज कर रहा है? वुचेरिया ब्रैंडकॉफ्टाई और वुचेरिया मलाए। ठीक है, कैरियर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स जो मस्किटो है वो इसकी कैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो होती है फंगल डिजीज। आपकी एनसीईआरटी में एक फंगल डिजीज दे रखी है जिसका नाम है रिंगवॉर्म। क्या नाम है? जिसका नाम है रिंगवॉर्म। अगर रिंगवॉर्म की बात करें, इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। यहां पर क्या होता है? ड्राई स्केली लेजन्स होती हैं। कहां पर? स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे, जिसके वजह से इंटेंस इचिंग होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आता है, एक दूसरे फंगस का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका भाई बंधु कौन है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी
कर चुके हैं, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने करा है इन ब्रह्मास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो होता है प्रोटोजोअन डिजीज, वो डिजीज जो प्रोटोजोआ से कॉज होती है। सबसे पहली है अमीबियासिस, जो कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है। यहां पर क्या होता है, पैरासाइट कहां आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लड क्लॉट्स होते हैं। और कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, मक्खी इज दी कैरियर। ठीक है, ये एक है हमारी क्या, प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फ्लैसिपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, ये जो मलेरिया होता है, ये जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो डाइजेनेटिक होता है। ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज में इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब जब हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं तो क्या होता है, जब एक फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी किसी अनइंफेक्टेड पर्सन को, तो उसकी बॉडी में वो रिलीज करती है स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड लिवर के पास पहुंचते हैं, लिवर में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब वो लिवर सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो लिवर सेल बर्स्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से अब ये सेल्स कहां पहुंच गए हैं, ब्लड के अंदर। अभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो एसेक्सुअल सेल्स थे, ये जो आरबीसी के पास चले गए, अभी आरबीसी में भी क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और वहां पर जब ये आरबीसी फट जाएगा, आरबीसी का सेल फट जाएगा, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या करेगा, ये कॉज करता है फीवर। बॉडी में जो मलेरिया के टाइम पे फीवर आता है, वो कौन कॉज कर रहा है, ये कॉज करता है हीमोजोइन के वजह से होता है। अब क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे। अब इस मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स को कौन लेके जाएगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन पे आके फीमेल एनोफिलीज बैठेगी, वो फीमेल एनोफिलीज इन गैमेटोसाइट्स को सक करेगी थ्रू ब्लड। अब ये फीमेल एनोफिलीज के ब्लड में क्या चला गया है, गैमेटोसाइट्स चले गए हैं। अब ये गैमेटोसाइट्स कहां जाएंगे, गट के अंदर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और डेवलपमेंट कहां होती है, मस्किटो की गट में होती है। अब जब डेवलपमेंट हो गई है, स्पोरोजोइड बन गए हैं, तो ये स्पोरोजोइड जाके मच्छर की इस फीमेल एनोफिलीज के बकल कैविटी में बैठ जाते हैं, ताकि जैसे ही ये मच्छर किसी अनइंफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, तो वहां से ये क्या रिलीज कर देगी, स्पोरोजोइड। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती है, इस तरह से पूरी साइकिल चलती है किसकी, इस फीमेल एनोफिलीज। ये साइकिल स्टार्ट कर रही है, और किसकी साइकिल चल रही है, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डेंगू वायरस की, तो ये क्या है, इसको हम लोग, ये कॉज होता है बाय फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस यानी कि क्या है, एक इनको अर्बो वायरस भी बोलते हैं, और ये क्या कंटेन करते हैं, इनके पास होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है, इसलिए इनको फ्लेवी राइबो वायरस भी बोलते हैं, फ्लेवी अर्बो वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा फैमिली का जो है वो कैरियर है। कौन है, एडिस इजिप्टाई। ठीक है, ये एडिस इजिप्टाई कहाँ मिलता है, क्लीन वाटर में मिलता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 8 डेज का। अब डेंगू में होता क्या है, डेंगू में हाई फीवर होता है फॉर 2 to 7 डेज, हेड एक, आई पेन, नोजिया, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, सब तरह का पेन यहां पर हो जाता है। इतना दुख, दर्द और पीड़ा यहां पर मिलती है। ठीक है, अगर हाई रिस्क की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या होती है, नीचे चली जाती है, नोज ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग गम्स भी होते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, और प्लेटलेट्स की काउंट देखी जाती है। अगर प्लेटलेट्स काउंट ड्रॉप हो रखी है, तो यानी कि क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसके लिए किसी भी तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कौन कॉज करता है, चिकनगुनिया वायरस। इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। कौन है इसका कैरियर, एडिस इजिप्टाई ही है इसका कैरियर। यहां पर क्या होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, फीवर होता है, और रेयर केस में, हाई रिस्क केस में हेमरेज भी हो जाता है। इंक्यूबेशन कितना है, 3 to 7 डेज का, और ट्रीटमेंट होता है बाय एनाल्जेसिक्स। किसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है, एनाल्जेसिक्स के थ्रू ट्रीटमेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम लोग डिजीज पढ़ते हैं वो है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंड्रोम, यानी कि आपकी एड्स। एड्स कौन कॉज कर रहा है? एचआईवी वायरस कॉज करते हैं, और इस डिजीज को स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को इतना खराब कर देती है, इतना खराब कर देती है कि कुछ भी हमारी बॉडी पे नहीं लगता और जितना है वो भी चला जाता है, यानी कि पर्सन का वेट लॉस होता है इस डिजीज में बहुत ज्यादा, इसलिए इसको स्लिम डिजीज भी बोला जाता है। अब इस एड्स के जो ये एचआईवी वायरस है, इसके काफी सारे नाम है, HCLV3, HTLV3, HIV1, HIV2, ये सारे नाम किसके हैं? इस वायरस के हैं जो एड्स कॉज कर रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखे जाए, अगर इस एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और कुछ एंजाइम्स। कौन से? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक इंटीग्रेज और प्रोटीएज। यानी कि इसको एड्स कॉज करने के लिए जितना सामान चाहिए, जितने अस्त्र और शस्त्र चाहिए, वो सब का सब ये साथ लेके जाता है। इसको हमारी बॉडी से कुछ नहीं मिल रहा, ये अपना अस्त्र और शस्त्र अपने साथ लेके जाता है और आगे बढ़ता है कि अब इसको एड्स कॉज करूंगा। ठीक है, अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस वायरस के पास दो प्रोटीन कोड्स होते हैं जो कि बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। एक प्रोटीन कोड का नाम है GP120, एक का नाम है GP41। ये जो GP120 है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किससे? CD4 रिसेप्टर से। और ये CD4 रिसेप्टर से कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये क्या करता है? उससे दोस्ती बनाता है, और दोस्ती बनाने के बाद क्या करता है? दोस्त के पेट में छुरा घोंपता है। और ये CD4 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेज में। और इन्हीं मैक्रोफेज में क्या हो रहा होता है उसके बाद? इन्हीं मैक्रोफेज में आपका फैक्ट्री होती है किसकी? इस एचआईवी वायरस की। यहाँ पर बहुत सारे एचआईवी वायरस बन रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये CD4 रिसेप्टर्स और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टी हेल्पर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं एड्स की, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? यानी कि ट्रांसमिट कैसे होता है? सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है, पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होता है, और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? एलाइसा से होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे से। एंजाइम कौन से यूज होते हैं? अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज होता है और पेरोक्सिडेज यूज होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी इजीली कंफर्म नहीं होता है। पहले 5 से 10 साल क्या चलता है? एसिम्प्टोमेटिक फेज चलता है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे और एड्स का कोई क्योर भी नहीं है। और जब सिम्टम्स दिखने लगेंगे तो क्या दिखने लगेगा? स्वॉलन लिम्फ नोड्स, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, कफ, टी लिम्फोसाइट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है। अब होता कैसे है? पहले आएगा एचआईवी वायरस जो कि रेट्रोवायरस फैमिली से आता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये आता है आपके होस्ट में। ये कहाँ आता है? सेल को इन्फेक्ट करने आता है। सेल को इन्फेक्ट करने के लिए ये क्या करता है? अपना वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस कर देता है इनटू दी सेल। अब ये वायरल आरएनए क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो ये साथ लेके आता है, उसकी वजह से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। अब ये जो डीएनए है वो अपने होस्ट के डीएनए से जाके मिल जाता है, जिसके वजह से अब क्या होता है? बहुत सारा वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। इन सब चीज़ों के वजह से क्या होता है? बहुत सारा वायरल आरएनए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा और फिर जाके बाकी दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गया कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। अब होता क्या है? जब वायरस एंटर करता है होस्ट बॉडी में, ये मैक्रोफेज के अंदर सबसे पहले एंटर करता है, क्योंकि मैक्रोफेज के पास क्या है? CD4 रिसेप्टर्स है। तो CD4 रिसेप्टर्स को बोलेगा अरे हाय मैं तो तुम्हें जानता हूं, और मैक्रोफेज के अंदर घुस जाएगा। मैक्रोफेज के अंदर जब घुसेगा तो आरएनए जीनोम रेप्लिकेट करेगा टू फॉर्म डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। अब ये वायरल डीएनए कहाँ चला जाएगा? होस्ट सेल के डीएनए के अंदर, और वहां पर प्रोड्यूस करेगा बहुत सारा वायरल जीनोम। ठीक है, जो बाद में ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा, जिसके वजह से टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होती है और हमारी बॉडी हो जाती है इम्यूनो डेफिशिएंट। इतनी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाती है कि बाकी जब कोई और पैथोजन आता है, चाहे वो टाइफॉइड का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, कोई भी डिजीज का पैथोजन आएगा, ये हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट भी नहीं लड़ पाती है। तो एक साथ क्या हो जाती है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। मतलब ये वही है कि जब खराब समय आता है ना, तो हर कोई अपना फायदा निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, हर कोई अपना फायदा निकालने के लिए आ जाता है। जब कुछ खराब चल रहा होता है कि
अब इनसे जितना है वो भी ले लो, है ना, सब आपके दुख में नमक छिड़कने आ जाते हैं, ठीक है। ये वही केस है, एड्स में वही हो रहा है, इम्यूनिटी नीचे गई। इम्यूनिटी जब तक ऊपर थी ना, कोई मुंह नहीं चला रहा था हमसे, लेकिन अब जैसे ही इम्यूनिटी खराब हुई वैसे ही सब मुंह चलाने के लिए आ गए, मतलब सब आपके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कैंसर। कैंसर में क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है किसका, सेल्स का, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कैंसरस सेल्स, ठीक है। और कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। अब हमारी बॉडी में ये जो सेल ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, ये हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जो कैंसरस सेल्स में गुम हो जाती है और जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज होता है। अब ये जो ट्यूमर होते हैं दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहां से क्वेश्चन आता है, बिनाइन ट्यूमर एक लौती एक ही ओरिजिनल पोर्शन पे रहेंगे, यानी कि जिस पोर्शन में ये बनना शुरू होते हैं उसी पोर्शन में रह जाते हैं, तो ये थोड़ा कम डैमेज करता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जिस पोर्शन में बनना शुरू हुए थे ना, उस पोर्शन में भी रहते हैं और पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश करते हैं। इनके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटास्टासिस की, और ये सबसे ज्यादा फेयर्ड प्रॉपर्टी है किसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की, यानी कि एक हिस्से को तो खराब करेंगे ही, बाकी दूसरे हिस्से को भी खराब करेंगे, ठीक है। तो आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या करता है, ये सबसे ज्यादा खराब है ना। बिनाइन ट्यूमर खराब है भाई, है खराब, दोनों ही है, लेकिन ज्यादा खराब की अगर बात करें तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर बेसिस ऑन दी ओरिजिन, अगर एपिथेलियल पे कैंसर हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा, और 85% ह्यूमंस में कार्सिनोमा ही होते हैं। किसका कार्सिनोमा, ब्रेन में, गैस्ट्रिक ट्रैक में, ओरल कैंसर होता है, लंग कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ये कहाँ हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। फिर होते हैं सार्कोमास जो कि बाकी 1% होता है। सार्कोमास यानी कि जो मीजोडर्मल वाले सेल्स जो ओरिजिनेट होते हैं उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं सार्कोमास, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा, मायोसार्कोमा और लिम्फोसार्कोमा। फिर कुछ होते हैं ल्यूकेमिया और आपका लिम्फोमास। ल्यूकेमिया क्या है, यहां पर हिमेटोपोइटिक सेल्स में ट्यूमर होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं या लिम्फोमास बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। यहां पर क्या होता है, यहां पर हो जाता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम, 22 वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से ल्यूकेमिया कॉज हो जाता है। दूसरा है बर्किट्स लिम्फोमा जो कि इसमें क्या हो रहा है, 18 और 14 क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलोकेट कर लेते हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाता है। अब कॉजिंग एजेंट की बात करें तो आपका क्या है, कार्सिनोजन, रेडिएशन, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ऑन्कोजेनिक जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये सारे कॉजिंग एजेंट्स होते हैं किसके, आपके कैंसर के। नेक्स्ट है डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन से। अगर WBC का काउंट बहुत ज्यादा है यानी कि कैंसर की संभावना है। बायोप्सी से एक टिश्यू कट करते हैं, उसको पूरा चेक किया जाता है जिससे हमें पता लगता है कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा एक्सरेज, CT स्कैन, MRI जैसे प्रोसेस से भी क्या होता है, कैंसर डिटेक्शन करा जाता है। और सबसे सही कौन सा है इसमें से, MRI, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए MRI सबसे सही टेक्निक है, ठीक है। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी इसका डिटेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सारी चीजों से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर क्या हो जा गया है, यहां पर आपका कैंसर खत्म हो गया है। अब कैंसर के बाद जो लास्ट पार्ट रहता है वो है आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। यहां पर हमारी एनसीईआरटी में हमें 3 तरह के ड्रग्स के बारे में बात करनी है। एक है ओपियोइड्स, एक है दूसरे हैं कैनाबिनॉइड्स और तीसरे हैं कोका एल्कोलॉइड्स। जब हम लोग बात करते हैं ओपियोइड्स की तो इसके एग्जांपल है मॉर्फिन और हेरोइन।
ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो हेरोइन है इसको हम लोग कॉमनली स्मैक बोलते हैं, और ये क्या है, केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। कैसी होती है, वाइट, ओडोरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। और कैसे मिलती है, ये फॉर्म होती है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब ये मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहा है, असल में ये मॉर्फिन हमें मिलता है पॉपी प्लांट से, यानी कि पेपरवर सोमनीफेरन वाले प्लांट से। ठीक है, कैसे इसको इनेल किया जाता है, स्नॉटिंग के थ्रू और इंजेक्शन के थ्रू। हेरोइन क्या है, ये डिप्रेसेंट है। क्या है, डिप्रेसेंट है, आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देगी, ऐसा लगेगा सब धीरे धीरे हवाएं चल रही है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और वहीं पर मॉर्फिन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज सेडेटिव एंड पेन किलर। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा से हमें कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। अब इस कैनबिस सटाइवा प्लांट के फ्लावर टॉप से, लीफ से, रेजिन से, इन सबको कंबाइन करके कुछ अलग अलग मिश्रण बना के हम लोग और भी तरह के क्या बना सकते हैं, ये नशा पत्ता बना सकते हैं, यानी कि मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब इस कैनबिस सटाइवा से बनाया जा सकता है। कैसे लिया जाता है, इनहेलेशन के थ्रू और ओरल इंजेक्शन किया जाता है। और क्या करता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंपैक्ट करता है। ठीक है, ये जो हशीश, गांजा, चरसी, गंजेड़ी ये सब हैं, इनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा खासा इंपैक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है कोका एल्कोलॉइड्स। ये किससे लिया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये क्या करता है, ये डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिसके वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और साथ की साथ एक्शन ऑफ सीएनएस भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोका एल्कोलॉइड्स है जैसे कि एट्रोपा, बेलेडोमा, डटूरा, ये क्या करते हैं, हेल्यूसिनेशन कोज करते हैं। हेल्यूसिनेशन क्या है, तुम्हें वहां कुछ दिख रहा है, वहां कुछ है नहीं, क्योंकि दूसरा वाला जो सही है ना, जो बिल्कुल नॉर्मल बैठा है, उसे वहां कुछ नहीं दिख रहा, तो हेल्यूसिनेशन कॉजेज हो जाते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीज दिखने लग जाती हैं जो होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे तुम स्पेस में उड़ रहे हो, ऊपर स्पेस है, यहाँ पर कोई बैठा है। ठीक है, ये सारी चीजें हेल्यूसिनेशन में दिखती हैं। कुछ और ड्रग्स जिसके बारे में पूछा जाता है वो है बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामीन और बेंजोडाइज़ेपिन्स। ये क्या है, डिप्रेशन और इंसोम्निया में यूज़ किए जाते हैं, डिप्रेशन और इंसोम्निया वाले केसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ड्रग्स। अब अल्कोहल की अगर बात करें तो यार पीनी नहीं चाहिए, है ना, खराब होती है। और जब हम लोग एडोलसेंस की बात करते हैं तो ये जो बच्चे अभी जैसे आते हैं ना, ऐसे 15-16 साल की उम्र में, है ना, उस समय इनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि यार एक बार ट्राई करनी है, एक बार ट्राई करनी है। ठीक है, अब वो ट्राई के चक्कर में क्या होता है, वो धीरे 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 आदत बन जाती है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है, जिसके वजह से उनको क्या लगता है कि अगर ये पी रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, अगर इनको लगता है ना कि आज ये पी रहा हूं तो मेरा सारा दुख ठीक हो रहा है, क्योंकि वो क्या कॉज करता है, यूफोरिया, एक हैप्पी एनवायरनमेंट कॉज करता है। लेकिन वो सिर्फ उस समय के लिए है। अब वो सिर्फ उस समय के लिए है, लेकिन क्या होता है, वो धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि ये नहीं पीऊंगा तो सब कुछ खराब है, तो वो धीरे धीरे वो जो अटैचमेंट होती जा रही है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती जा रही है। और साथ की साथ जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं ना इस अल्कोहल के, इस रिसेप्टर्स की भी टॉलरेंस पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अब तुम पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, तुम बहुत सारा पीते जाते हो, उसके बाद जैसे मान लो पहले 1 महीने 1 पैक से बड़ा नशा हो रहा है, बढ़िया नशा हो रहा है, फिर दूसरे महीने 2-3 लग रहे हैं, फिर 5-7 लग रहे हैं, तो यानी कि टॉलरेंस पावर इंक्रीज होती जा रही है और तुम ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल पीते जाते हो, जिसके वजह से बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बहुत इंपैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं किसमें, अल्कोहल में, उसकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में। अब क्या होता है, जब तुम बहुत ज्यादा नशेड़ी बन जाते हो, तुम्हारे घर वाले फेंक देते हैं तुम्हें कहाँ पर, कौन से केंद्र होते हैं यार वो, नशा मुक्ति केंद्र। अब वहां पर तुम्हें अल्कोहल मिलती नहीं है। अब जो इंसान डेली के बेसिस पे इतनी अल्कोहल पीता है, उसको एक दिन अल्कोहल ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, तो उसको क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नोजिया, शेकीनेस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है उस पर्सन की बॉडी में। तो ना ही नशे पत्ते करने हैं, ना दूसरे को करवाने हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा मत करो। ठीक है, ये एज ऐसी है, और अभी तुम्हारा नीट का पेपर भी है, तो नीट के पेपर पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये एज ऐसी है कि इधर उधर दिमाग भटकता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन जो इन डिस्ट्रैक्शंस को पार कर गया ना बच्चों, वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है। डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी में भी आए हुए थे, सबकी लाइफ में आते हैं।
ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको पार कर जाएंगे ना, उन डिस्ट्रैक्शन को दूर करके उसको क्रॉस कर जाएंगे ना, हम अपने एम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ठीक है, आपको कहाँ फोकस रखना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे। तो इसी के साथ आज का ये माइंड मैप का सेशन खत्म होता है शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइम में। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप के साथ। और जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाय बाय।